हेलो दोस्तों, मैं हूं देव अवस्थी और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आधुनिक भारत। इस टॉपिक से आपके सुपर टेट और भी कई एग्ज़ाम्स हैं जिनमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। साथ ही इस वीडियो की खास बात यह है, आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का कोई ऐड नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट की। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक अवध, शहादत खां, हैदराबाद, चिंगलिज खां या निज़ामुल मुल्क, आसफ शाह, रुहेलखंड, वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक सादुतुल्ला खां, भरतपुर चूरामन एवं वदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृत कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिंगलिज खां ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नोट: हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते हाउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। उत्तरकालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का कार्यकाल था 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फर्रुखसियर 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। गुलाम कादिर ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल शासक था, अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया था एवं रंगून भेज दिया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हयात वक्स बाग लाल किला में स्थित है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। आपको ध्यान रखना, ये अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने ही 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, व्यापारिक कंपनियों का आगमन। पहला पॉइंट है आपका 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली।
दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथों में थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित की। आपको ध्यान रखना है, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। आगे बात करते हैं हम। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ पे कंपनियों और उनके स्थापना वर्ष की बात करते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी या केंद्र मसूलीपट्टम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। आगे बढ़ते हैं। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम यानी कि शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 50 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिम तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। नोट: गेराल्ड ऑंगिएर 1669 से 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। आगे देखते हैं हम लोग। बम्बई के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी थी। आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता नगर की नींव जो है वो किसने रखी थी? जॉर्ज चार्नोक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो
के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। सन 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यह आपको पता होगा, वर्ल्ड वार में आपको जिक्र होगा इस ऑस्ट्रिया का। 1748 ईस्वी में येलसाफल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, आपको इन युद्धों का ध्यान रखना है, सन 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। सन 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। सन 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी को हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अगला है आपका बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। यहाँ पे सबसे पहले मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। उस समय बंगाल का ही सबसे ज़्यादा बोलबाला था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इससे इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की गई तथा कृषकों को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया गया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन था। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके शासनकाल में बंगाल को स्वर्ग कहा जाने लगा? तो यह आपका कौन था? अलीवर्दी खां, बंगाल के नवाब। पहला नवाब आपका मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727, दूसरा सुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 40, अलीवर्दी खां 40 से 56, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से, ये आपका कब तक बना? प्रॉब्लम हमारी थोड़ी। हाँ, तो हम लोग मीर जाफर 1763 से 1765, उससे पहले मीर जाफर 1757 से 1760 तक बना, फिर मीर कासिम बना 1760 से 63 तक, फिर 1763 से 1765 तक फिर से बना मीर जाफर। इसके बाद में आया आपका निज़ामुद्दौला 1765 से 1766, फिर सैफुद्दौला जो आपका 1766 से 1770 तक, मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 तक। इसके बाद में आगे बात करते हैं। 20 जून 1756 को कालकोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 अंग्रेज़ों, ध्यान रखना है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। प्लासी की लड़ाई में, नोट आपको ध्यान रखना है, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। प्लासी किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पलास के फूल पाए जाते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुंदलपुर स्थानांतरित किया।
बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज़ विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज़ सेनापति हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। सन 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान था। सन 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं विश्व युद्धों के जो प्रमुख युद्ध थे और साथ ही उनमें गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में, यहाँ गवर्नर जनरल का जिक्र नहीं है। दूसरा युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, लॉर्ड वेलेस्ली। नोट: इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निज़ाम एवं अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। नोट: सन 1760 ईस्वी में वांडीबास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। महत्वपूर्ण संधियां कौन कौन सी थीं? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी। सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने लंगर यानी गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य रहा। गुरु नानक की सन 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 1552 में सिखों के दूसरे गुरु थे। जब भी आप प्रथम याद कर रहे हैं आप दूसरे को जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे कौन थे दूसरे गुरु? गुरु अंगद थे जो कि 1539 से 1552 ईस्वी तक रहे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने गुरु नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्र बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सन 1574 से 1581 सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सन 1581 से 1606 सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। नोट: गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदेश की रचनाओं की भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने, क्या है ना कि इनके नाम सबके मोस्टली
जाने पहचाने से आपको लगेंगे, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद 1606-1645 हुए। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 1661 ईस्वी हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 64 हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए 1675 से 1708 ईस्वी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। पातशाह क्या है? ये बादशाह को पंजाबी में पातशाह ही कहेंगे, पातशाह। वैसे भी जैसे काल को काल, तो पंजाबी में थोड़ा सा रहता है। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया तथा प्रत्येक सिख को केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या सन 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखशेर के आदेश पर सन 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कत्लगढ़ी नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। सन 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798-99 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। भैरोबाल की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर रुपए 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई
सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। ध्यान रखना है आपको, लॉर्ड डलहौजी की 19 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 एवं पुनः 65 से 67। इसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताव राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर वरेलास्ट 1767 से 69, कार्टियर 1769 से 72, वारेन हेस्टिंगस 1772 से 74। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस 1774 से 85 हुआ। वारेन हेस्टिंगस 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंगस 1774 से 85। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थीं। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एवं भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती होता था, मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निज़ाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुस्लिमों के संबंध में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने के आदेश दिया। वारेन हेस्टिंगस ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताव राय को पद से हटा दिया। हेस्टिंगस ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 ईस्वी में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अनुसार अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था आपको ध्यान रखना है, विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंगस ने आश्रय प्रदान किया। इसी समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए जो कि मिल रहा था उसकी वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी समय में 1780 ईस्वी में
भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत थे। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था एवं मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंगस ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 एवं द्वितीय 1780 से 84 वारेन हेस्टिंगस के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलवाई की संधि 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। हेस्टिंगस ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राज वल्लभ था। नोट, सन 1786 में हेस्टिंगस के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगों के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंगस फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्ग द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफरसन इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 ईस्वी, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दे दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भूभाग का राजस्व का लगभग 90% 10/11वां भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अगला है आपका सर जॉन शोर 1793 से 98। इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हस्तक्षेप नीति किसने अपनाई, वो आपकी अपनाई थी सर जॉन शोर ने। लॉर्ड वेलेजली बहुत ज़्यादा योगदान रहता है इसका, लॉर्ड वेलेजली का। वैसे ये सब हरामी थे तो इनका लॉर्ड वेलेजली का तो नाम ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी अब जैसा इतिहास हमसे कैसा है हमें वैसे ही में पढ़ना है। लॉर्ड वेलेजली, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि प्राप्त करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 मारा गया। इसी ने 1800 ईस्वी कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट, 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण
के लिए इंग्लैंड में हेलेवरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही ये निपट गया, चलता बसा। सर जॉर्ज वॉल्डो 1805 से 1807 ईस्वी। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। तो सिपाही विद्रोह वेल्लोर में कब हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। अगला है आपका लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी। इस काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अंग्रेजों की अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मैटकॉफ हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसी 1813 से 1823 इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 ईस्वी में हुआ। कहीं ना कहीं लूसेंट में भी त्रुटि है, ऐसा मैंने देखा है बहुत जगह पे, जो वर्ड्स हैं उनका सही मिलान नहीं हो पा रहा है कई जगहों पे। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में ये 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर जनरल था। इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। नोट: भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो फिर यहाँ पे क्या था? अच्छा, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राममोहन, आगे शुरू करते हैं हम नोट के बाद में। राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया। इससे पहले क्या होता था, जो स्त्रियां हैं वो अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो जाया करती थी। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्क एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी में सेवा में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मैडकॉफ 1835 से 1836। इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। जितने भी ये थे इन सब में लैंड लगा मिलेगा, बहुत ज़्यादा जितने भी हैं मोस्टली बहुत सब में लैंड लगाता है। एक तो लॉर्ड, एक लैंड, लॉर्ड लैंड।
इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड का मरम्मत करवाया, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुई थी। नोट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरवली प्रथा का प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 द्वितीय आंग्ल विश्व युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। आपको ध्यान रखना है कब किसको भेजा गया था, विक्टोरिया को, आज भी जो उन्हीं के पास है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 अनिर्णित। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 अनिर्णित। तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848, जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 ईस्वी में। सन 1856 ईस्वी में असम अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पेस को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1897 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है डलहौजी को। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम बार जो रेल आपकी चलाई गई थी भारत में कब, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र 18 से 23 रखी गई। नोट 1,
सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। आपको ध्यान रखना है, इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 ईस्वी में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया, उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लापेस यानी कि राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लापेस यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई या लागू की गई। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी निकल लिया। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 एवं 69 में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोपों के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1856 ईस्वी। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन
यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेसी की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैंसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोमप्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। नोट: पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। नोट: 1857 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई। 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष किया गया। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थीं। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय सुशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इलवर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह को नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे श्वेत विद्रोह किस नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। तो भारत के उद्धारक की संख्या रिपन को किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888, इसके समय तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885 से 88 हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, आवर टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.ओ. होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुई थी? कांग्रेस के ए.ओ. होम के नेतृत्व में हुई थी। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण इसी समय में हुआ था।
1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। इसके बाद में लॉर्ड कर्जन, काफ़ी अच्छा योगदान रहता है लॉर्ड कर्जन का। 1899 ईस्वी में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारतीय की कानून मुद्रा घोषित कर दिया। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन के प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉटिन स्कॉट मॉनक्लिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। आपको ध्यान रखना है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पास किया गया, तो ये आपका पास किया गया 1904 ईस्वी में। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की या गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने किसी बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। इसके समय में 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई। कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। इसी कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में 1905 ईस्वी में 19 जुलाई 1905 ईस्वी को विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया है, एक पूर्वी बंगाल और असम प्रांत, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र या इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन कानून की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया।
23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, आपको ध्यान रखना ही है। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का पब्लिकेशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ। ये आपका इंपॉर्टेंट है, सैंडलर आयोग का गठन कब हुआ, आप लोगों ने बीएड वीटीसी वगैरह में पढ़ा होगा, 1917 ईस्वी में। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 ईस्वी में। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 1921 में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। भारत में 1922 ईस्वी से इलाहाबाद में सिविल परीक्षा सेवा की शुरुआत हुई। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1925 में प्रसिद्ध आज समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर दी और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किए जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया गया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। आपको ध्यान रखना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 4 मार्च 1931 ईस्वी को। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व करने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं।
किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। 17 नवंबर से 24 नवंबर तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिंथिगो 1936 से 1943 इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 को में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खजी कुजम्मा ने उसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। आपको ध्यान रखना है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 ईस्वी में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल 1944 से 47, वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल ने 14 जुलाई 1945 ईस्वी को सम्मेलन में विफलता की घोषणा कर दी। 1945 ईस्वी में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत लीं। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से 1948 सत्ता
हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारतीय विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 8 जुलाई ईस्वी को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 5 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। पहला आपका सन्यासी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बिहार बंगाल। संबंधित नेता थे आपके केना सरकार, धीरजी नारायण 1760 से 1800। दूसरा आपका फ़कीर विद्रोह बंगाल में हुआ, ये आपका 1767 से 76 से 77 के बीच में हुआ। पहाड़िया विद्रोह बिहार भागलपुर में हुआ। संबंधित नेता थे इनके तिलका मांझी, और ये आपका 1779। इसके बाद में आपका अगला आता है चुआरो विद्रोह बांगुड़ा बंगाल। करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह 1798। चेरो विद्रोह झारखंड पलामू भूषण सिंह 1800। पालीगनों का विद्रोह तमिलनाडु बीरपी कट्टाबोम्मान 1799 से 1801 ईस्वी। बेलाटम्पी विद्रोह त्रावणकोर मेलुथाम्पी, ये आपका 1808 से 1809 के बीच। फिर है आपका भील विद्रोह पश्चिमी घाट सेवाराम 1825 से 1831। उसके बाद में आपका रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट चित्तर सिंह 1822 से 1829। आगे है आपका 10वां है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह असम टीपू सुल्तान टीपू 1825 से 27। अहोम विद्रोह असम गोमधर कुंवर 1828। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश सैयद अहमद तूतीमीर 1831। कोल आंदोलन छोटा नागपुर गोमधर कुंवर 1831 से 32। फिर आपका भूमिज विद्रोह झारखंड रांची गंगा नारायण हंगामा 1832। फिर आपका खासी विद्रोह असम तीरथ सिंह 1833। कंद विद्रोह उड़ीसा चक्र विसोई 1837। फरायजी आंदोलन बंगाल, और इसमें हैं आपके सारियतुल्ला टूटू मियाँ 1838 से 48। नील विद्रोह बंगाल बिहार तिरु सिंह 1854 से 62। फिर है आपका संताल विद्रोह बंगाल बिहार सिद्धू कानू 1855-56। फिर आपका है मुंडा विद्रोह झारखंड बिरसा मुंडा 1899-1900। पाइक विद्रोह उड़ीसा बक्सी जगबंधु 1817 से 1825। फिर है आपका नील आंदोलन बंगाल दिगंबर 1859 से 60। और उसके बाद में आता है आपका पावना विद्रोह पावना बंगाल ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल 1873 से 76। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र, और इसके बारे में पता नहीं कौन था संबंधित 1874 से 75। मोपला विद्रोह मालाबार केलर अली मुसलियार 1920 से 1922। इसके बाद में कूका आंदोलन पंजाब भगत जवाहरमल, इसके बारे में कुछ समय पता नहीं है। फिर है आपका रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश सीताराम राजू 1879 से 1922। इसके बाद में अगला आता है आपका ताना भगत आंदोलन बिहार जतरा भगत 1914। फिर है आपका तोबांगा आंदोलन बिहार कंपाराव सिंह एवं भवन सिंह 1946। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश 1946 ईस्वी। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उन्हें गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई थी। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दमनेको के नाम से जाना जाता है संताल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेज़ों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संतालों ने अपने संगठित कर लिया था, यानी कि अपने आप को संगठित कर लिया था। उत्प्रेरित करने का कार्य भटनाडीह के गांव चुलू संताल के 4 पुत्र सिद्धू कानू चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ।
सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान के अत्याचारी दारोगा महेशलाल की हत्या में हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को पलामू जिले के तमाड़ के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1885 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा मानव बालिका प्रचलन था। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे उन तक ये अच्छी जानकारी पहुंच सके।